हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा फ़ोकानिया के हिंदी का वन शॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड हिंदी ग्रामर तीनों का तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को पहले वीडियो में बताई थी कि एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें आप लोग का पूरा कंप्लीट हिंदी का तैयारी होने वाला है। क्लियर? तो आइए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद हिंदी ग्रामर का जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकेगा वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वन शॉट है और इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर का क्वेश्चन सारा कराना तो 5-10 मिनट में तो होगा नहीं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो आप लोग को पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी और हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होंगे, यानी कि मैं पहले भी करा रखी हूँ। ठीक है, इससे पहले आपने क्या तैयारी की है नहीं की उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो में जितना क्वेश्चन कराने वाली हूँ उतना बस आप लोग कर लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे, मैं ऑप्शन के साथ बताते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगी, ऑप्शन ही बोलूंगी, उसके आंसर भी बताऊंगी। तो ऑप्शन क है, देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी को। ऑप्शन ख है यशपाल को। ऑप्शन ग है प्रेमचंद को। ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे, किसे मानते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कबीर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आप सभी का जो एग्जाम का पेपर होने वाला है तो उसमें ऑप्शंस भी रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कबीर को। तो ऑप्शंस वहाँ पे दे दिया जाएगा, 2-3 ऑप्शन और भी दिया जाएगा, दूसरा नाम दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत का आदर्श कबीर को माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखें। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, यापाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे यशपाल होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत मेंशन है, यशपाल होगा, यापाल की जगह यशपाल होगा। और यहाँ पे कहाज लिखा हुआ है, तो कहाज नहीं कहाँ हुआ। ठीक है, तो यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में हुआ। और कौन सी जगह पे हुआ था, तो पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग देख लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की मृत्यु कब हुई। तो यशपाल की मृत्यु कब हुई थी, तो सन 1976 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो ये राइट हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं। ठीक है, रचनाकार हैं, तो किस शैली के रचनाकार हैं, तो यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इन सारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन में कराऊंगी उसमें ऑप्शंस भी रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यशपाल, तो यशपाल नहीं यशपाल होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन है, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए, यानी कि उत्तर देखिए, झूठा सच, अमिता, दिला, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, तो ये सब है उनके प्रमुख उपन्यास। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें, यशपाल के कहानी संग्रह का नाम लिखें। तो यहाँ पे आप लोग जितने भी नाम देख रहे हैं सब यशपाल के कहानी संग्रह का नाम है। ठीक है, तो सारा नाम आप लोग को याद नहीं भी होगा चलेगा, 1-2 नाम आप लोग जरूर याद करेंगे इसमें से। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ज्ञानदान है, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया फूलों का कुर्ता, ये सारा कुछ जो है यशपाल के कहानी का संग्रह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाब साहब ट्रेन में लखनवी अंदाज में क्या खा रहे थे, क्या खा रहे थे। तो ऑप्शन है खीरा, फिर ऑप्शन खा देखें पेड़ा, फिर बादाम, काजू। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा, ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को आंसर ही मालूम होगा, तो वो खीरा खा रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे, तुलसीदास का देहावसान यानी कि तुलसीदास का मृत्यु कहाँ हुई। तो ऑप्शन क है काशी, ऑप्शन ख है मथुरा, ऑप्शन ग है अवध, ऑप्शन घ है पटना। तो तुलसीदास का मृत्यु हुआ था काशी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई। तो कब हुई, तो ऑप्शन क है 1620 में, ऑप्शन ख है 1621 में, ऑप्शन ग है 1622 में, ऑप्शन घ है 1623 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 1623 में तुलसीदास की मृत्यु हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें यहाँ पे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे है रामचरितमानस के बालकांड से, फिर ऑप्शन ख है कवितावली से, ऑप्शन ग है विनय पत्रिका से, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखें, ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा रखी हूँ। ठीक है, लेकिन ये वन शॉट क्यों लाई हूँ, क्योंकि आप सभी को एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाए, इसी वजह से मैं लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे, देव का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन का है इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन क है गोरखपुर, ऑप्शन ग है आगरा, ऑप्शन घ है भोपाल।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, देव का जन्म हुआ था इटावा के उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? ऑप्शन क है 1674, ऑप्शन ख है 1671, ऑप्शन ग है 1680, ऑप्शन घ है 1673। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, देव का जन्म 1673 सन में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखें, देव का पूरा नाम क्या था? देव का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है देवनारायण त्रिपाठी, ऑप्शन क है देवदत्त द्विवेदी, ऑप्शन ग है देव कुमार, ऑप्शन घ है देवचंद्र पांडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। फिर यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नागार्जुन श्रीलंका कब गए? कब गए? ऑप्शन क है 1936 में, ऑप्शन ख है 1950 में, ऑप्शन ग है 1940 में, ऑप्शन ग है 1920 में। तो नागार्जुन श्रीलंका गए थे 1936 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए, नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए थे? तो चीन गए थे या जापान गए या श्रीलंका गए या नेपाल गए? तो वो कहाँ गए थे? तो श्रीलंका गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिए, नागार्जुन का निधन कब हुआ? कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1998 में, फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ख है 1980 में, ऑप्शन ग है 1992 में, ऑप्शन घ है 1985 में। तो नागार्जुन का निधन हुआ था यानी कि उनका मौत हुआ था 1998 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पे हो सकता था कि लिखा रहता कौन सी नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है। तो ये सब कुछ आप लोगों को क्वेश्चन सही से पढ़ के तभी आंसर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सी है, राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे घ हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे देखें, युगधारा या फिर सतरंगे पंखों वाली या हजार बाहों वाली या फिर हो जाएगा क ख ग तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी कि ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो ना, सबके सब राइट है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए एक दो क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कराने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तुमने कहा था और पुरानी जूतियाँ का कोर्स किसकी काव्य कृतियाँ हैं? किसकी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, ऑप्शन ख है देवदत्त, ऑप्शन ग है प्रेमचंद, ऑप्शन घ है बिहारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, नागार्जुन, यानी कि नागार्जुन ने कहा था, यानी कि उनकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने किसके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं कराने वाली हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब मैं कराऊंगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सभी देखिए, प्रश्न नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, ये सारे हैं जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो किन रूपों में किया है, यहाँ पे आप लोग आंसर देखिए। कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन पत्तों से लदी डाल, मंदगंध, पुष्पमाल, पाठ पाठ, शोभा श्री पट नहीं रही है आदि के रूप में किया है। ठीक है, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे की दंतोड़ित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखेंगे तो समझ में आएगा। बच्चे की दंतोड़ित यानी कि नए दांतों वाली, दंतोड़ित क्या होता है? नए दांतों वाली। ठीक है, मुस्कुराहट से कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, वह उस मुस्कान को मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देने वाली कहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करे, ना ही कोई ऐसा कार्य करे जिससे प्रजा को दुख पहुंचे, किसी भी तरह से प्रजा को सताया ना जाए। ठीक है, फिर देखिए आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग उत्तर देखिए, देव इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वसंत के मौसम में प्रातःकालीन बेला में गुलाब कली खिलकर पुष्प में परिवर्तित हो रही है। फिर आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप लोग सिर्फ सुन भी लेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग को सुनना है, नोट आप लोग नहीं करें क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होने पर भी लड़की जैसी मत दिखाई देना? क्यों कहा था? तो यहाँ पे आप लोग आंसर देखेंगे तो समझ में आएगा। लड़की होने पर लड़की जैसा ना दिखाई देना, ऐसा कहने के पीछे माँ का आशय ये है कि समाज में प्रचलित वे मान्यताएं जो स्त्री को आदर्श के ढांचे पर ढाल कर रख देती हैं, उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार न कर लेना। उन रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष की सीख माँ इस कथन के माध्यम से दे रही हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाली भी हूँ। तो क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? क्या क्या सीख दी आप लोग जाने यहाँ पर। तो माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा, दर्पण में अपने सौंदर्य को देखकर कभी मत रीझना, आग जलने के लिए नहीं अपितु
रोटियां सेकने के लिए है। बेटी तुम लड़की तो होना पर लड़की जैसे दिखाई मत पड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो यहाँ पे आप लोग उत्तर देखें। संगतकार के माध्यम से कवि मुख्य धारा से अलग लेकिन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अज्ञात व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखें यहाँ पे आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो किन किन क्षेत्रों में और दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, संगतकार से तात्पर्य कार्यकर्ताओं से है जो सामाजिक राजनैतिक कार्यों तथा उन सभी कार्यों और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं जहां समूह की भूमिका प्रमुख अथवा आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो आंसर देखिए, यानी कि जवाब देखिए इसका। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा भूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं, केवल समय के मुख से कहते नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? ठीक है, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मृग तृष्णा रेगिस्तान में बालू को जल समझकर प्यास से भटकते हिरण के भ्रम को कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग व्यक्ति द्वारा अतीत को दुख कम करने वाला समझकर उसका स्मरण करते में और प्रभुता के अर्थ में किया गया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दी हूँ और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग देखिए जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पे मैं समय अपना बर्बाद नहीं करूँगी और आप सभी का ये बर्बाद नहीं करूँगी। तो ये सब आप लोग ये पांचों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो को पॉज करके आप सभी इन पांचों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो 5 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सारा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे। अब मैं आप लोग को ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देखिए व्याकरण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद बतलाइए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी के। ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में किस टाइप से पूछे जाएंगे? ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से बने रहेंगे, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन दिया रहेगा 2 3 4। तो यहाँ पे आप लोग को 2 3 4 5, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा वो OMR शीट पे होगा, तो आप लोग को वो भी भरना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप से बने रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया, प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। विकारी और अविकारी होते हैं। अविकारी क्या होता है, विकारी क्या होता है? विकारी क्या होता है? विकारी वे शब्द होते हैं जिसके रूप बदलते जाते हैं। ठीक है, अब बदले कैसे जाता है, अब ये देखिए, तो लड़का था, लड़का से लड़की हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जो रहता है शब्द, तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग वो भी देखें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अविकारी, अविकार शब्द वो होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते। विकारी में क्या होता है, रूप बदल गया था, यानी कि लड़का से लड़की हो गया था। ठीक है, अविकारी में क्या हुआ, इसमें रूप ही नहीं बदला, यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखें, धीरे धीरे, तो यहाँ पे धीरे धीरे, यहाँ पे कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। वाह, पर, ऊपर, ये सब जो है अविकारी शब्द है। तो ये सब कुछ आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद बताएं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे ग्रामर के, तो ग्रामर का ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, सब्जेक्टिव में बनेगा। तो एग्जाम्पल तो मैं पहले क्वेश्चन में बता दी हूँ किस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ लें। तो क्वेश्चन है, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तीनों का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आप लोग देख लिए और इन तीनों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इन सब के बारे में पूछता नहीं है। ठीक है, मेनली आप लोगों को बस जानना था कि बनावट की दृष्टि से कितने भेद होते हैं और उन तीनों का नाम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी ये सब कुछ आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या पता आ जाए एग्जाम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के भेदों को लिखकर एक एक उदाहरण दें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो लिखना है और उसका नाम लिखकर उसका उदाहरण, उदाहरण क्या होता है, यानी कि एग्जाम्पल देना है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, PYQs में आप लोग कराई थी तो वहाँ पे बताई भी थी और दिखाई भी थी। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए थे ये। तो इन पाँचों भेद का नाम याद कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और इन पांचों के बारे में आप लोग जान लेंगे और जानते भी होंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वरनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और इसके भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि स्वरनाम का डेफिनेशन लिखना और उसका एग्जाम्पल देना है, और यहाँ पे ये भी कह रहा है उसका भेद, यानी कि उसके जो काइंड्स है उसका नाम देना है और उसका भी एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं कि उसका जो काइंड है यानी कि उसका जो भेद है उसको एक्सप्लेन करने लगे, यानी कि उसका ही परिभाषा देने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के तभी आंसर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जान लें सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो
यूज़ किया जाता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ 6 भेद होते हैं। 6 का नाम आप लोग देख लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्लियर, तो इन सभी के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत जान लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा लिखिए और उसके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी आप लोग को जानना है विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है, जो सब संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण में कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। चारों का नाम यहाँ पे देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, स्वर्णामिक विशेषण। और इन चारों के बारे में आप लोग को पढ़ भी लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सभी का डेफिनेशन भी नीचे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं और समास से कितने भेद होते हैं, ये भी आप लोग को जानना होगा। तो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ समास क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इन सभी का, इनके भेदों को एक्सप्लेन करने में उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, और वीडियो लंबी भी होती जा रही है, तो मेनली यहाँ पे जान लीजिए समास क्या होता है। समास क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं उस क्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, और समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। क्लियर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यहाँ पे आप लोग को देखना है कि उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 का आप लोग नाम यहाँ पे पढ़ लेंगे और इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और समास में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारा कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए मुहावरा से भी सवाल पूछे जाते हैं। सो मुहावरा, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये सारा को आप लोग याद कर लेंगे। जितने मुहावरे मैं दिखा रही हूँ सारा का सारा याद कर लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक है निबंध। ठीक है, यानी कि एस्से है। तो एस्से तो सवाल पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और इस पर मैं वीडियो बनाए हुए जो इंपॉर्टेंट एस्से है, जो आप लोग को पूरा याद नहीं करना है, 2-3 टॉपिक्स मैं बताई हूँ, उन सब पे आप लोग याद कर लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग वॉच कर लेंगे। उसके बाद आप लोग आखिरी टॉपिक देखिए, यानी कि लास्ट टॉपिक है ये आवेदन। यानी कि आप लोगों को एप्लीकेशन और लेटर, ये दोनों चीज़ आना चाहिए। और दोनों चीज़ आप लोग को यहाँ पे नीचे मिलने वाला है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे कि आगे इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारा कुछ। क्लियर, तो ये था पूरा हिंदी का वन शॉट, या फिर ये कह लीजिए पूरे हिंदी का निचोड़। ठीक है, एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ग्रामर तीनों टॉपिक्स मैंने एक ही वीडियो में कवर करा रखा है। सो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे।